अच्छा चलो, तो कल हम लोग बेसिक सा एक स्ट्रक्चर समझे थे कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से काम हो रहा है। मतलब आईटी इंडस्ट्री जैसा तुमको हमने कल बताया इसी हिसाब से काम करती, कि कोई कंपनी होगी, कोई बिजनेस होगा, उस कंपनी या उस बिजनेस में पहले से ऑलरेडी काम हो रहा होगा, लेकिन पहले बस उस काम के लिए उसने सॉफ्टवेयर नहीं बनवाया। पहले वो काम वो कैसे करवा रहा है, मैनुअली हो रहा है, रजिस्टर्स में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पेपर्स में हो रहा है, या कंप्यूटर में भी एक्सेल में चीज़ें जाके बना के क्या कर दे रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से काम नहीं हो रहा। आई बात समझ में? तो बस अब वही है, कोई भी ऐसा उठा के देखो, कितने एग्जाम्पल हैं तुम्हारे पास ऐसे, जैसे IRCTC जो तुम्हारे लिए टिकट की बुकिंग करता है। टिकट ऐसा थोड़ी ना है कि 10 साल पहले से रिजर्वेशन होने लगा। रिजर्वेशन 150 साल पहले से होता है। जब अंग्रेज थे तभी ये सिस्टम था कि आप क्या कर सकते हो, अपना आप सीट क्या कर सकते हो, रिजर्व करवा सकते हो। बट तरीका बस ये नहीं था। तरीका ये था कि तुम जाते थे कहाँ पहले, जैसे अगर तुमको टिकट बुक कराना है तो हर जगह से पहले बुकिंग पहले लेते ही नहीं थे। रिजर्वेशन कराना होगा तो यहाँ से शायद तुमको जाना पड़ेगा कहाँ, बनारस जाके एक फॉर्म भरोगे, एक क्लर्क फॉर्म को देखेगा, वो दूसरे क्लर्क को देखेगा, वो रजिस्टर खोलेगा, वहाँ देखेगा उस ट्रेन की कितनी टिकट क्या हो चुकी हैं। वो भी तुरंत नहीं, जैसे या फिर भदोही से भी रिजर्वेशन की बुकिंग ली तो तुम भदोही में जाके फॉर्म भर दिए, अब शाम तक वहाँ से एक आदमी निकलेगा, जाएगा कहाँ, बनारस, सारी रिक्वेस्ट लेके, वहाँ से फिर तुम्हारी वो रजिस्टर्स खोले जाएंगे, वहाँ बुकिंग होगी, सब कुछ होगा, फिर अगले दिन वो आएगा। मतलब 2 या 3 दिन के बाद तुम्हारा रिजर्वेशन कंफर्म होता था कि मिलेगा सीट या नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले चीज़ें कंप्यूटराइज्ड नहीं थी। देखो ऐसा नहीं, काम कुछ अलग है। IRCTC पहले भी वही कर रहा था, आज भी वही कर रहा है। पहले कागज फार्म पेपर इनके सहारे कर रहा था, अब वही काम किसके सहारे कर रहा है, कंप्यूटर्स के सहारे कर रहा है। और कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स के सहारे कर रहा है। अब वही चीज़ कितनी क्या है, पहले क्या था, 15-20 साल पहले ये अंतर आया था कि ये होने लगा था कि जाओ काउंटर पे, वहाँ कंप्यूटर पे लेके आदमी बैठा रहता था काउंटर पे, वो वहीं बुकिंग कर देता। तब भी हम लोग को लगा बड़ा अच्छा कि कहाँ 3 दिन में हो रहा था। अब जाते हैं, 1 दिन लाइन लगाते हैं, घंटे आधे घंटे में क्या होता है, हाँ नंबर आता है, नंबर आने के बाद वो बुक हो जाता है। बाद में उन लोगों ने अपने एक नया सॉफ्टवेयर बनवाया जो आजकल तुम लोग यूज कर रहे हो, irctc.co.in। फिर ये सुविधा दे दी कि कोई भी कस्टमर कहीं से भी बस इंटरनेट का कनेक्शन हो तो मेरा ऐप या मेरी वेबसाइट क्या करे, कल लैपटॉप पे खोले, यूजर नेम एक बार रजिस्ट्रेशन करे, इसके बाद यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले और जाए तुरंत टिकट क्या करे, खुद से ही बुक कर सकता है। उसे 20 किलोमीटर जाके दूर लाइन लगाने की जरूरत नहीं। तो पहले एक बात ये समझनी है कि वर्क कोई ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के आने की वजह से कुछ नया हो रहा। काम पहले भी वही था, काम आज भी वही है। अब वो काम फास्ट हो गया है, इफिशिएंट हो गया है, और उसका खर्च जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। नहीं सोचो पहले IRCTC इतने बड़ा देश, इतने कम से कम 5000 आदमी IRCTC सिर्फ इसलिए रखा होगा कि वो फॉर्म लेते होंगे अलग अलग स्टेशन पे जाके, और ये होता होगा 5000 लोगों को सैलरी देना। जब ये सिस्टम आ गया तो उन 5000 लोगों की अब जरूरत ही नहीं है ना। अब तो हर चीज़ क्या हो जा रही है, कंप्यूटर से ही हो जा रहा है। इसीलिए कंप्यूटर कहीं भी इंप्लीमेंट होता है तो बेवजह किसी को ऐसा नहीं कि सपना आ रहा है और पैसा लगाने का मन है उसका। वो पैसा इसलिए लगाता है क्योंकि उसका काम पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। आ रही बात कुछ समझ में? और तो ये एक चीज़ ये भी बता दिया था तुम लोगों को कल कि जो सॉफ्टवेयर बनवाता है अपने लिए, जैसे IRCTC बनवा रही है, कोई दूसरी कंपनी बना रही है, तो IRCTC को बोला जाएगा क्या, क्लाइंट। वो कस्टमर हो गया ना, क्लाइंट हो गया जो क्या कर रहा है, बनवा रहा है। और एक कंपनी मान लो SCL बना रही है तो SCL या TCS बना रही है, इन्फोसिस बना रही है, तो वो क्या हो गई, वेंडर हो गई। ठीक है। और या फिर ऐसे वहाँ भी हो गया, जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं, हम जिसके लिए काम करते हैं, मेरे क्लाइंट का नाम क्या है, टीच फॉर अमेरिका। टीच फॉर अमेरिका को भाई वो क्या है, वो
अमेरिका का एक बहुत बड़ा एनजीओ है, जो अमेरिका में भी गांव है ना, तो जो गांव के बच्चे हैं जहां अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो टीच फॉर अमेरिका उन लोगों को क्या करता है, अच्छे टीचर्स जो लड़के कॉलेज से निकलते हैं यूनिवर्सिटी से वहाँ अमेरिका में, उन लोगों से बात करता है, उन लोग को कन्विंस करता है। तो वो लोग जिनकी वैल्यू ऐसी होती है कि महीने का 8 लाख मिले, लेकिन वो लड़के भी क्या करते हैं, 2 ही 3 लाख लेके कहते हैं ठीक है मैं 2 ही लाख देंगे। वो लोग कहते हैं ठीक है, और वो चले जाते हैं कहाँ, अमेरिका के गाँव में, ऐसे एरियाज़ में क्या करने, पढ़ाने। 2 साल 3 साल क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और इसके बाद बहुत कम पैसे में। तो वही है, वहाँ भी अच्छे टीचर्स, तो यही काम करता है कौन, टीच फॉर अमेरिका। तो इसको बहुत लोग डोनेशन देते हैं, वो जो हॉलीवुड के हीरोज़ हैं, नेता हैं, सभी लोग डोनेशन देते हैं कि तो ये भाई कंपनी। अब इसके अंडर में ऐसे हज़ारों लाखों रूरल स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है ना। तो अब भाई इनका पूरा नेटवर्क है, उनके नेटवर्क में वो हज़ारों स्कूल्स हैं, प्लस इसके बाद ढेर सारे क्या हैं, टीचर्स हैं, और ऐसे लोग हैं जो बेचारे कम पैसे में 2-3 साल पढ़ाए, इसके बाद फिर ज़िंदगी में कुछ और, भाई वो अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब अच्छे लोग थे, लेकिन वहाँ इस तरह का रहता है, वो चले गए पढ़ाने, ठीक है, क्योंकि वहाँ इस तरह का नहीं रहता ना कि हमें आगे वाले के लिए देना है, पीढ़ी के लिए देना है। वहाँ हर आदमी अपने लिए काम करता है। तो वो 2-3 साल के लिए चले जाएंगे पढ़ाने, फिर छोड़ के चले आएंगे, फिर कहीं नौकरी भी करने लगेंगे, और इसके बाद भी टीच फॉर अमेरिका को डोनेशन देते रहेंगे कि ठीक है भाई आप अच्छे काज के लिए क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से टीच फॉर अमेरिका चलता है। अब टीच फॉर अमेरिका में 1300-1400 तो क्या हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। 1300-1400 क्या हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। उसमें उनके पास मतलब कई तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। उसमें से लगभग 200 उनके पास क्या हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो उनका किसका काम देखते हैं, 200-300 आईटी का काम देखते हैं। 800-900 और हैं भाई, मार्केटिंग भी तो है, जाके मिलना, दुनिया भर के काम होते हैं बिजनेस में ना। तो अब ये पूरा उनका सिस्टम है। अब टीच फॉर अमेरिका पहले चीज़ों को, भाई टीच फॉर अमेरिका 1988 से 87 से खुला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अपनी चीज़ों को, प्रोसेस को सही बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो लोग क्या किए, हर चीज़ के लिए धीरे धीरे क्या बनवाए, सॉफ्टवेयर बनवाए। अब जैसे मेरी कंपनी जिसके लिए हम काम करते हैं, जो हमें सैलरी देता है, उसका नाम है स्वयं इंटरनेशनल। तो मेरी कंपनी क्या है, स्वयं इंटरनेशनल। स्वयं इंटरनेशनल का क्लाइंट कौन है, टीच फॉर अमेरिका। स्वयं इंटरनेशनल के आदमी से पूछोगे कि तुम्हारे क्लाइंट का नाम क्या है, तो क्या बोलेगा वो, टीच फॉर अमेरिका। या पूछोगे टीच फॉर अमेरिका तुम्हारा क्या लगता है, तो बोलेगा मेरा क्या है, वो क्लाइंट है। टीच फॉर अमेरिका वाले के किसी एम्प्लॉय से पूछोगे कि स्वयं इंटरनेशनल तुम्हारा क्या लगता है, तो कहेगा जी वो मेरा क्या है, वेंडर है। कि मैं हमको जैसे टीच फॉर अमेरिका को 300 आदमियों की ज़रूरत है, 300 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है टोटल। तो पता चला उसने अमेरिका से 120 ही हायर किए, बाकी 180 कहाँ से हायर किए हैं, दूसरी जगह से। और ऐसा भी नहीं, टीच फॉर अमेरिका के पास एक ही वेंडर है भाई, एक के भरोसे कोई क्यों रहे, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा बिजनेस क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं। तो टीच फॉर अमेरिका को मान लो 300 आदमी की ज़रूरत है, 120 उसने अपने यहाँ अमेरिका में हायर किए, 180 वो क्या करेगा, बाहर से हायर करेगा, वेंडर से। कहेगा एक, जैसे स्वयं इंटरनेशनल उसका एक वेंडर है, 20-30 आदमी स्वयं इंटरनेशनल के लिए काम कर रहे हैं, 30-40 SCL के काम कर रहे हैं, 30-40 उसके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हम सभी लोग उसके क्या हैं, टीच फॉर अमेरिका के वेंडर है। और ऐसा भी नहीं मेरी कंपनी सिर्फ टीच फॉर अमेरिका के लिए काम कर रही है, मेरी कंपनी के भी क्या हैं, कई क्लाइंट हैं। उनमें से एक क्लाइंट कौन है, टीच फॉर अमेरिका। टीच फॉर अमेरिका भी है, सैन डेटा है, और भी ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं। ये जो है इफ्को है, जो नहीं है, ये जो खाद बनाती कंपनी, हाँ, तो इफ्को है। तो ये लोग किससे क्लाइंट हैं, अरे ये स्वयं इंटरनेशनल है, जिसके लिए हम नौकरी करते हैं। और हमें सैलरी कौन देता है, स्वयं इंटरनेशनल। हमें टीच फॉर अमेरिका से सिर्फ टीच फॉर अमेरिका के लिए काम करना है। कितना पैसा टीच फॉर अमेरिका मेरी कंपनी को देता है, या मेरी कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। टीच फॉर अमेरिका कभी ये नहीं पूछेगी स्वयं इंटरनेशनल से कि तुम अपने आदमी को कितना पैसा देते हो। वो 2 कंपनियों के बीच की डील है कि ये वर्क है, इस बंदे की ये कॉस्ट है, इस बंदे की ये कॉस्ट है, इस बंदे की ये कॉस्ट है, मेरी क्या कॉस्ट है हमें खुद नहीं पता।
कंपनी कहेगी तुम क्या करोगे ये सब जानकर, तुम काम करो, तुमको हर महीने जिस बात जो सैलरी की बात हुई है वो हर महीने क्या करो, अकाउंट में सैलरी लो, बात खत्म। ठीक है, तो हम लोग क्या है, एक तरह से वेंडर की साइड से हैं, और जो टीच फॉर अमेरिका में काम करेगा वो कहेगा कि हम क्या है, क्लाइंट। तो एक क्लाइंट और वेंडर, यही दो रिलेशनशिप बिजनेस में है। क्लाइंट का मतलब जो सर्विस लेता है, वेंडर का मतलब जो सर्विस देता है। हम सर्विस ही तो दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। मेरी कंपनी स्वयं इंटरनेशनल क्या कर रही है, टीच फॉर अमेरिका को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये समझ में आई थी तुम लोग को बात, एक बेसिक सी, ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। पता तो चले एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, कहाँ है, किस इन्वायरमेंट में हो, काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर बन रहा है, और ये भी कल बताया था एक बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल लेके, सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनते हैं। और फिर देखो, फिर ये बताया था जो सॉफ्टवेयर बनाएगा वो बताएगा क्या लगेगी, टीम बनेगी। सॉफ्टवेयर से थोड़ी एक आदमी आएगा और आप ऐसे नीचते हुए और बना देगा, या 2 दिन रात को जागेगा बन जाएगा, नहीं भाई, ये सालों साल कई लोग मिल के काम करते हैं, तब चीजें क्या होती हैं, बनती हैं। भाई सॉफ्टवेयर बनना होगा तो भाई 20 लोगों की क्या बनी, जैसे ये डिपेंड करता है कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट, कितनी बड़ी ज़रूरत है, और कितने जल्दी करना है, उसके हिसाब से टीम की साइज ऊपर नीचे हो सकती है। ऐसा मत सोचना हमेशा टाइम जीबीसी जो टीम होगी हमेशा कितने लोगों की होगी, 20 लोगों की, ऐसा नहीं है। एक एक प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें एक ही टीम में 150 लोग होते हैं। प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें एक टीम में 7 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 6 लोग होंगे। ये डिपेंड करता है ना भाई, आप काम के ऊपर कितना काम है और कितने दिन में आपको चाहिए। अगर आपको वही ज़्यादा जल्दी चाहिए तो आपको आदमी बढ़ाने पड़ेंगे ना। आप कहोगे 6 ही आदमी लगाओ और 1 साल में कंप्लीट कर दो, तो नहीं संभव है। या 2 साल में कंप्लीट कर दो तो कहेंगे भैया ये संभव नहीं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। और टीम का भी तुमको एक बेसिक सा आइडिया लगा था। हमारी जो आईटी की टीम्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं दूसरों के लिए, उनकी टीम में 5 तरह के लोग होते हैं। एक सबका सबसे सीनियर होगा, हेड होगा, कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर। इसकी जिम्मेदारी, ये काम ज़्यादा नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा। वो देखेगा क्या चल रहा है, कितना काम हो रहा है, कितना पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा। क्लाइंट से बात करेगा, है ना, क्लाइंट से भी क्या करेगा, वो बात करेगा। क्लाइंट में भी जो भाई देखो क्लाइंट का बात वो भी मैनेजमेंट होगा, क्लाइंट के मैनेजमेंट से बात करेगा। ये सब काम करना किसका काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो टीम में एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो समझ कर चलो पूरे प्रोजेक्ट को क्या करेगा, लीड करेगा, मैनेज करेगा। फिर एक क्या होगा, फिर क्या होंगे, एक बीए भी होते हैं। बीए का मतलब बीए भी, एक बीए भी होगा। बीए का मतलब बिजनेस एनालिस्ट। उसका काम क्या होगा, देखो यार सॉफ्टवेयर ऐसे ही अचानक नहीं बन जाता, ऐसा नहीं आए एक दिन बताए और हम लोग बनाना चालू कर दिए। हम बना दें, बताओ कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, बना के दें, उसको 4 दिन बाद वो कहे क्या है, अरे यार हम तो ऐसा कहे थे, तुम तो वैसा बना दिए। भाई तुम ही सोचो, हम कल जोड़े थे ना, पूरी जब टीम जोड़े थे, पर डे जब ये टीम काम कर रही है 20 लोगों की, तो डेली $625, डेली नहीं, पर आवर। 1 घंटे का तो हो गया कितना, 6 9 54 का, $5,500 की पेमेंट क्लाइंट वेंडर को रोज कर रहा है। $5,500 को अगर रुपए में कन्वर्ट करोगे लगभग 5 लाख रुपए आएगा। 4.5-5 लाख रुपए आएगा। सोचो एक कंपनी है 5 लाख रुपए डेली पे कर, और हम लोग क्या दे रहे हैं, अपना समय ही तो दे रहे हैं। एक आईटी कंपनी क्या देती है, एक आईटी कंपनी का एम्प्लॉई अपने क्लाइंट को क्या देता है, अपना टाइम। अब पता चला वो कहे हमको ये बनाना है, हम लोग कुछ गलत समझ लें, 1 हफ्ते बाद बना के दिखाएं, अगर गलत हो वो कहे यार हम तो ये नहीं, हम तो ये कहे थे, तुम ये क्यों बना के ले आए हो। तो भले फिर सही कर दोगे, लेकिन 1 हफ्ते का पैसा कौन भरेगा। एक हफ्ते का पैसा कितना हुआ, 5 7 35 लाख। ये 35 लाख का जिम्मेदार कौन है, क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट कहेगा अच्छा तो तुम लोग बढ़िया खेल कर रहे हो, कम में हैं, तुम लोग पैसे कमाने खाने का धंधा खोल लिए हो नया। पहले गलत बनाओगे, बाद में सही करोगे, और काम को ऐसे खींचते रहोगे। तुमको तो क्या है, तुम्हारा तो रोज क्या बनेगा, बिल ही बनता जाएगा। तुम्हारा तो डेली क्या बनेगा, बिल बनेगा। तो इसीलिए भैया ऐसे नहीं काम होता, काम बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। इसीलिए कंपनी में होते हैं क्या, बिजनेस एनालिस्ट। ये समझ लो, देखो
ये टीम नीचे वाली जो टीम दिख रही है तुमको, वेब डिजाइनर, डेवलपर, टेस्टर, ये लोग हैं टेक्निकल लोग। ये लोग क्या है? कोर टेक्निकल लोग हैं, यही लोग असली काम करते हैं। लेकिन ये टेक्निकल ज़्यादा है और जो क्लाइंट है मेरा वो उतना टेक्निकल नहीं है। तो ये जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं ये बीच के पुल का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। ये टेक्निकल बहुत नहीं होते, लेकिन हाँ इनको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, सब कुछ होता है। तो इनका काम होता है क्लाइंट से क्या करना, बात करना। मतलब अक्सर ही डेली वो क्लाइंट से क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, उसकी ज़रूरत को क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसकी सारी रिक्वायरमेंट को ढंग से डिटेल में क्या करेंगे, लिखेंगे। अरे वो तो भाई, वो तो देखो जो क्लाइंट है वो तो नॉन टेक्निकल पर्सन है ना, वो तो अपनी रफ लैंग्वेज में समझाएगा हमें ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। बीए ऐसे थोड़ी लिख देगा ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बीए प्रॉपर एक क्या बनाएगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल लिखेगा। और जब भाई देखो बीए को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कई प्रोजेक्ट्स पे वो ये काम कर चुका है, क्लाइंट तो नया है, तो कई बार क्लाइंट को समझाएगा, अच्छा आपको सॉफ्टवेयर में इसकी भी ज़रूरत है क्या, तब क्लाइंट बोलेगा हाँ 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 ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, है ना, तो वो बताएगा। तो बीए एक तरह से क्या है, एक ब्रिज है, नॉन टेक्निकल क्लाइंट और वो जो टेक्निकल टीम है उसके बीच का क्या है, एक पुल है। उसका काम यही है कि उसकी बात को सुनना, समझना और उसको कायदे से ढंग से पूरा डिटेल में क्या करना, लिखना। लिखने के बाद फिर क्लाइंट को भेजना कि लो भाई पढ़ लो, यही चाहिए ना। ऐसा ना हो एक हफ्ते बाद तुम कह दो अरे हमको तो ऐसा नहीं, तो हमको तो वैसा चाहिए था। इसीलिए वो भेजेगा, कहेगा भाई देखो यही चाहिए ना जो जो लिखा है। अगर वो कहेगा हाँ तो सही है, अगर वो कहेगा नहीं नहीं यहाँ ऐसा चाहिए वहाँ वैसा चाहिए, तो फिर कहेगा ठीक है बताओ क्या क्या करना है। वो बता देगा ऐसे ऐसे चाहिए, फिर उसको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंज करके वापस फिर भेजेगा। जब क्लाइंट कहेगा ओके कि हाँ यही चाहिए, तब वो डॉक्यूमेंट लेके अब वो जाएगा टेक्निकल टीम के पास। जो उसके अलावा जैसे देखो एक मैनेजर है, 2 बीए है ना, या 2 बीए हैं, तो और बाकी टीम में 18 लोग और हैं ना, तो अब 18 लोगों को एक मीटिंग में वो बुलाएगा और फिर 18 लोगों को चीज़ें क्या करेगा। ऐसे ही कंपनी में भी होता है हम लोग की, जैसे कंपनी होगी तो अब आजकल तो ऑनलाइन बहुत हो रहा है, नहीं तो ऐसे क्या होते हैं, इतने बड़े नहीं होते लेकिन मीटिंग रूम्स होते हैं। क्या होते हैं, मीटिंग रूम्स होंगे जिसमें क्या लगी होगी, एक अंडाकार क्या लगी होगी, एक हाँ चेयर होगी, सब लोग कुर्सी लगा के बैठे होंगे, एक प्रोजेक्टर रखा होगा, ठीक है। बीए वो मीटिंग बुलाएगा, हम लोग उसमें टाइम देगा, हम लोग उस मीटिंग में पहुंचेंगे, सब लोग अपना अपना बैठेंगे, वो प्रोजेक्टर लगाएगा, अपना लैपटॉप लगाएगा, डॉक्यूमेंट बनाया होगा ना, ऐसे डॉक्यूमेंट खोल के दिखाना शुरू करेगा और समझाना शुरू करेगा कि ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। हम लोग भी ध्यान से उसकी बात क्या करते रहेंगे, सुनेंगे, और फिर हमको कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो हम पूछेंगे यार ये ऐसे कैसे मांग रहा है, वो ऐसे किसको क्या चाहिए, तो वो उसका काम है समझाना। इसीलिए बिजनेस एनालिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो कोडिंग नहीं करता, कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं करता। एक बिजनेस एनालिस्ट को बिजनेस की समझ होनी चाहिए, बिजनेस की समझ होनी चाहिए, और दूसरा उसके पास अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। बस इतना ही उसके रोल में रिक्वायर्ड होता है, उसको कोडिंग डेवलपमेंट किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो बिजनेस एनालिस्ट का रोल समझ में आ रहा है। इसका काम क्या है, क्लाइंट की, या लिख दें इसका काम, लिख देते हैं क्लाइंट की, क्लाइंट्स, फिर वो लिख रहे हैं क्या, क्लाइंट की रफ रिक्वायरमेंट को क्या करना, लेना, समझ लेना, उसको क्या करना, फिर उसको क्या करना, अंडरस्टैंड करना, फिर उसको क्या करना, राइट करना। फिर लिख देते हैं प्रॉपर, हाँ लिख देते हैं क्या करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, यही उसका काम है और कोई काम नहीं। वो कोडिंग नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कोडिंग टेस्टिंग डिजाइन किसी चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसकी इतनी जिम्मेदारी। क्लियर है। और इसके बाद और लोग कौन होते हैं, डिजाइनर हैं, डेवलपर्स हैं, और क्या टेस्टर्स हैं। डिजाइनर का काम है उसे सॉफ्टवेयर का लुक
एंड फील डिज़ाइन करना। लुक एंड फील मतलब कैसा वो सामने से तुमको दिखता है। जैसे ये दिख रहा है ना सॉफ्टवेयर कि यहाँ एक बटन लगी है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ एक चित्र है, यहाँ फेसबुक का आइकन बना हुआ है। ये कौन बनाया? ये वेब डिज़ाइनर बनाया। उसका काम है क्या करना? डिज़ाइन बनाना। लेकिन ये डिज़ाइन खोखली है। ये डिज़ाइन क्या है? खोखली है। जैसे हम ले आए 4 ठो प्लास्टिक ले आए और वो सब जोड़ के टीवी का आकार बना दें, वो डिज़ाइन बनाए तो क्या पिक्चर देख लोगे? नहीं ना भाई, अंदर मशीन रहेगी तभी तो डिज़ाइनर इसीलिए देखो 10 डिज़ाइनर नहीं लग रहे हैं। टीम का भी अंदाजा लगाओ ना, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। डिज़ाइनर कितने हैं? एक ही है। लेकिन डेवलपर कितने हैं? 10। वो तो बस चेहरा बना देगा। वो चेहरा काम कैसे करेगा, कैसे सारे लॉजिक काम करेंगे। जैसे तुमने देखा है, सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालो तो लॉगिन हो जाता है, गलत यूजर नेम या पासवर्ड डाल दो तो लॉगिन नहीं होता है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि डेवलपर ने सॉफ्टवेयर के पीछे यही लॉजिक लिखा है। तो यही काम किसका है? डेवलपर्स का। तो 10 डेवलपर्स होंगे और वो लोग जो बनाएंगे उसको टेस्ट करने के लिए क्या होंगे? 6 क्या होंगे? टेस्टर्स। तो ये हमारी एक क्या है? टीम। सबके अपने अलग अलग काम है। एक बात हम लोग कल और भी सीखे थे कि डेवलपर जो होता है वो टेस्टिंग नहीं करता, या डेवलपर के सहारे टेस्टिंग छोड़ी नहीं जा सकती। वैसे तो देखो, जो बनाता है अपने हिसाब से तो एक बार क्या करता है? खुद से चेक करता ही है कि भाई देख ले सही बना है कि नहीं है। लेकिन फिर वही बात है ना, जो बनाया है उसको अपनी गलती समझ में नहीं आती। वो जैसे बनाया है उसी हिसाब से देखेगा। जब उसी हिसाब से देखेगा तो उसे सब अच्छा ही दिखाई देगा। लेकिन एक आदमी जो एकदम अलग बैठा है उसको दिखाओगे तो वो अलग एंगल से सोचेगा, हर तरीके से सोचेगा। टेस्टर का काम ही है। तो वो उसी में 10 गलती निकाल के दे देगा, कहेगा लो जी ये गलत है तुम्हारा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पहले ठीक करो तब ये चीज़ क्लाइंट के पास। तो जानते हो डेवलपर फिर ठीक करेगा, ठीक करके भेज नहीं देगा, पहले ठीक करके वो जो चेक करेगा फिर मेरे पास भेजेगा। और क्या, हम ही आगे भेजेंगे तभी चीज़ क्लाइंट तक जाएगी। अगर हम मना कर देंगे तो चीज़ आगे क्लाइंट के पास नहीं जाएगी। और फिर भी ज़बरदस्ती क्लाइंट को देंगे तो कहेंगे भैया चलो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम तो मना किए मत भेजो। क्योंकि तुम लोग को लग रहा है भेज दो, क्या जाएगा भैया? एक छोटी सी गलती घंटे 2 घंटे के अंदर करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। घंटे 2 घंटे के अंदर करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि चल रहा है बन गया बस हो गया, उसके ऊपर बराबर काम चल रहा है। उसमें नई नई चीज़ें बन रही हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हट रही हैं, और देखते उसमें बिग बिलियन डे आ जाता है, सेल आ जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत कुछ बदलता है कि नहीं बदलता? तो वो कौन कर रहा है? वही डेवलपर, यही पूरी टीम काम कर रही। अब सोचो जरा एक बार को कि मान लो डेवलपर ने क्या किया भाई, वो उसने कुछ चेंज किया कोड में, उस भाई गलती है इंसान से ही होगी गलती उससे। अब गलती क्या हुई जानते हो? गलती ये हुई कि एक मतलब हम जो ऑर्डर कर रहे हैं जिस एड्रेस पे, उस पे सामान नहीं आ रहा, मेरा सामान मेरे ऑर्डर में दूसरे का एड्रेस चला गया है, दूसरे में मेरे का आ गया है, तीसरे में चौथे का। होने को तो एक छोटी सी गलती है, कोडिंग लेवल पे देखोगे तो एक छोटी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से मेरे ऑर्डर में दूसरे का एड्रेस आ रहा है, दूसरे के ऑर्डर में तीसरे का एड्रेस आ रहा है, उल्टा सीधा हो गया। अब मान लो सिर्फ यही हुआ, सॉफ्टवेयर इन्होंने अपलोड कर दिया, कहा दुनिया से लो यूज करो। मतलब जैसे मान लो रात को कुछ नया बनाया, रात को अपलोड कर दिया, इसके बाद उन लोगों ने कहा यूज करो। अब सवेरे कस्टमर खोल रहे हैं, ऑर्डर किए, जब 3 दिन बाद ऑर्डर डिलीवर होना शुरू किए, 2 दिन बाद, तो पता चला ये कि हम मंगाए थे फ़ोन, मेरे पास सैंडल आ रही है, कोई शर्ट बनाया था उसके पास शर्ट बनाया था, उसके पास पैंट आ रहा है। मतलब क्योंकि क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया ना। अब सोचो, बिजनेस को पहले समझो, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस ये होता है, अगर ऐसा 2 घंटे 3 घंटे, भाई अगर ये दिक्कत होगी, लोग फ़ोन करना शुरू होंगे, पूरा हल्ला मच जाएगा, डेवलपर्स तुरंत कूदेंगे इसे सही करने में, लेकिन फिर भी 4-6 घंटे का समय चला जाएगा। तब 6 घंटे के अंदर फ्लिपकार्ट जैसा एक कस्टमर जिसके पास वो प्रोडक्ट, जिसके पास करोड़ों क्या है कस्टमर है, एट ए टाइम कई हज़ार लोग खरीदते रहते हैं,
समझ रहे हो? 6 घंटे के लिए सर्विस अगर स्टॉप हुई या गड़बड़ हुआ तो इसका फर्क लाखों लोगों पे पड़ेगा। हर आदमी खींचेगा, हर आदमी जाके चिल्लाएगा, फ़ोन करेगा और जाके सोशल मीडिया पे क्या करेगा, लिखेगा कि यार मेरा देखो ये भेज दिया, मेरा ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये फर्जी है। और जो फ्लिपकार्ट जिसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ होगी, वो 6 घंटे के अंदर तुम देखोगे इस गलती के होने के बाद कितने कस्टमर कह देंगे हम इनके यहाँ सब सामान ही नहीं लेंगे, उनकी सेल डाउन हो जाएगी। 2-4 महीने बाद देखोगे उसी कंपनी की वैल्यूएशन क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। कितना बड़ा नुकसान हो सकता है एक छोटी सी गलती का। इसका भाई देखो, सॉफ्टवेयर पे हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। सोचो, गूगल पे भी तो है, ऐप ही तो है, पैसा भेजते हो ना, इनका भी नए नए अपडेट उसमें आते रहते हैं। एक बार नए अपडेट पे कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा होने लगे कि एक जीरो इधर से उधर भागने लगे। कहने को तो छोटी सी गलती है ना कि पूरी दुनिया हिल जाएगी कि नहीं, पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा अगर एक जीरो इधर से क्या होने लगे, उधर होने लगे। क्या दे रहे हैं ये लोग सॉफ्टवेयर सर्विस? भाई ये पैसा क्या फिजिकल तो है नहीं इनका पैसा, मेरा पैसा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यही तो होता है। तो इसी वजह से रिस्क जरा सा भी लिया नहीं जा सकता। कस्टमर के ऊपर उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए जितना डेवलपमेंट जरूरी है उतना ही टेस्टिंग भी जरूरी है, क्योंकि टेस्टिंग करने के बाद हमने प्रोडक्ट अगर उसको दे दिया, अब उसमें गड़बड़ है तो उस गड़बड़ का खामियाजा कुछ भी हो सकता है। छोटी सी गलती का खामियाजा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वहाँ भेजने से पहले अभी तो तुम लोग बस ऐसे बता रहे हैं टेस्ट, वो भी 1-2 राउंड टेस्टिंग नहीं होती, कम से कम 6 राउंड टेस्टिंग की जाती है। टेस्टर्स की भी अलग अलग टीम होगी। मतलब गलती जैसे हम लोग नहीं करते कि अगर ज़्यादा साफ छानना हो पानी तो क्या गंदगी तो क्या करते हैं, एक कपड़ा लगा दिया, फिर 2 लगा दिया, फिर 3, जितने ज़्यादा लेयर्स उतना ज़्यादा छन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वैसे ही यहाँ भी चलता है, कई राउंड्स की टेस्टिंग होगी। एक राउंड में कुछ छूटा तो दूसरे में पकड़ा जाए, दूसरे में गलती से छूटा तो तीसरे में पकड़ा जाए, क्योंकि लेकिन हाँ अंतिम में जो गया क्लाइंट के पास वहाँ गलती होनी नहीं चाहिए। भाई उसको नुकसान होगा तो वो हमें क्या कर देगा, काम हमारे पास से क्या करेगा, ले लेगा वापस। हमारे 20 लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। जो पता चला डेली हम उससे 5 लाख रुपए ले रहे थे, अगले दिन से पैसा आना क्या हो गया, बंद हो गया। इसलिए भैया कोई रिस्क नहीं ले सकता, ना हम लोग लेते हैं, वेंडर लेता है, ना कौन लेता है, क्लाइंट लेता है। और जब तक हम लोग प्रॉपर टेस्ट करके नहीं देंगे तब तक चीज़ आगे नहीं जाएगी। तो ये बताओ, ये एक बेसिक सा आइडिया लगा किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं और कौन कौन होता है। तो रोल तो समझ में आ गया ना तुमको, प्रोजेक्ट मैनेजर है, बिजनेस एनालिस्ट है, वेब डिज़ाइनर है, डेवलपर्स है और क्या है, टेस्टर्स। और तुम लोग वहाँ क्या रहोगे, एज अ टेस्टर रहोगे। तुम्हारा रोल वहाँ क्या होगा, टेस्टर। ठीक है, तो कोई डाउट इस चीज़ को लेके, कुछ पूछना है? चलो अच्छा, ठीक है। तो अब यार वही है, सारी मेहनत किस लिए की जा रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। क्या बनेगा ये, एक सॉफ्टवेयर। अच्छा, और एक चीज़ जान लेना, सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं और कई बार लोग बोलते हैं क्या, कुछ लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे, कुछ लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोलेंगे, कुछ लोग सिर्फ एप्लीकेशन बोलेंगे। तीनों का मतलब क्या है, एक ही। सॉफ्टवेयर भी वही चीज़ है, एप्लीकेशन भी वही चीज़ है, और हाँ, ऐप तो वर्ड आया किसके लिए, मोबाइल के लिए। मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर बनाए उन लोगों ने, तो उन लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन के लिए शॉर्ट में नाम दे दिया क्या, ऐप। ठीक है, अच्छा, तो ये सॉफ्टवेयर्स बनने हैं अब। लेकिन चलो अब देखते हैं, अगर सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, किसके लिए सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, कंप्यूटर के लिए। भाई देखो, सॉफ्टवेयर बनवाओगे लेकिन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए तो क्या चाहिए, एक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग की डिवाइस चाहिए। जैसे तुम्हारा लैपटॉप है, जैसे तुम्हारा डेस्कटॉप है ना, जैसे तुम्हारा मोबाइल है, वो भी एक छोटा सा क्या है, कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो
भाई अगर तुमको मान लो गूगल को, अगर तुमको जीमेल चलाना है तो मोबाइल तो होना चाहिए ना। तो जो जीमेल तुम्हारा ऐप है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, और वो जो तुम्हारा मोबाइल है तुम्हारे हाथ में, वो क्या है, हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर। तो पहले तो ये चीज जानो, कंप्यूटर की दुनिया में दो चीजें हैं। क्या, एक तो है क्या, हार्डवेयर, और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक क्या है, हार्डवेयर, और एक क्या है, सॉफ्टवेयर। और तो अच्छा, हार्डवेयर क्या है, ये कंप्यूटर जो मेरे सामने अभी रखा है ये क्या है, हार्डवेयर है। जो तुम्हारा मोबाइल है वो क्या है, हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर है। हार्डवेयर देखो नाम है, हार्ड मतलब क्या, कठिन भी होता है, और क्या होता है, ठोस, या कह सकते हो क्या, कड़ा, है ना। तो ये ठोस ही तो है, कड़ा ही तो है, जो छू सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हम तुमसे कहें कि जरा हाथ में जीमेल उठा लो, तो जीमेल क्या हाथ में उठा सकते हो, नहीं उठा सकते। फेसबुक को क्या हाथ में उठा लोगे, नहीं, क्योंकि वो कोई हार्ड चीज नहीं है। बताते हैं सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं तो, लेकिन हाँ, तुमसे कहें कंप्यूटर हाथ में ले लो, ले लोगे ना, मोबाइल ले लोगे ना, तो वो क्या है, हार्डवेयर है, वो एक ठोस सामान है। लेकिन लैप कुछ भी वही है, तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, हार्डवेयर। क्योंकि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कहाँ चलेगा, हार्डवेयर में ही चलेगा। अब जीमेल का तुम्हें, जीमेल अगर तुम्हें यूज करना है, किसी को मेल भेजना है, तो तुम्हें क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। क्या चाहिए, हार्डवेयर। और फिर हार्डवेयर के अंदर डालोगे तुम क्या, सॉफ्टवेयर, तब मेल। जैसे हम ले आए। अच्छा एक चीज और देखो, मोबाइल लेते हो, जो मोबाइल है वो हार्डवेयर है। इसके बाद उसी मोबाइल में क्या पड़ा होता है, एंड्रॉयड ना, पड़ा होता है कि नहीं एंड्रॉयड, वो एंड्रॉयड जो है वो सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर जो जीमेल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजन, गाना सुनने वाला, पिक्चर देखने वाला, जितने ऐप्स दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो सबसे बेसिक नीड है कंप्यूटर पे कुछ भी करने के लिए, सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए। अब इसी लैपटॉप की बात कर लेते हैं और देखते हैं, अच्छा हार्डवेयर में क्या क्या होता है। पहले हार्डवेयर पे ही आते हैं। तुम लोग ये देखे हो, मोबाइल खरीदे हो ना, तो हर जगह हर आदमी ये जानता है हार्डवेयर में क्या आता है। जैसे मोबाइल की बात करें कि लैपटॉप की, पहले चलो पहले मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल के हार्डवेयर में क्या क्या है, तो भैया मोबाइल में एक चीज तुमको दिखती है क्या, डिस्प्ले। तो ये भी क्या है, हार्डवेयर है, छू सकते हो ना, डिस्प्ले है ना। अब अच्छा, डिस्प्ले भी, अच्छा मोबाइल में अलग से कोई कीबोर्ड नहीं होता, वही जो डिस्प्ले है वही क्या है, डिस्प्ले कैसा है, टच स्क्रीन है। तो वहीं से हम कुछ नंबर लगाना हो, कुछ मैसेज करना हो, वहीं से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं डिस्प्ले प्लस क्या, टच स्क्रीन, जो भी कहो, वैसे एक ही बात है, मतलब डिस्प्ले भी है प्लस क्या है, टच स्क्रीन भी। अब अच्छा कभी कभी जैसे ये मेरे पास लैपटॉप, डिस्प्ले तो इसके पास भी है, जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, डिस्प्ले ही तो है, लेकिन यार इसमें टच स्क्रीन नहीं है। लेकिन जो, या फिर पुराने उठाओ मोबाइल थोड़े से जो बटन वाले थे, तो उनमें क्या रहता था, डिस्प्ले भी रहता था और नीचे छोटा सा क्या रहता था, कीबोर्ड भी रहता था। बाद में जब स्मार्टफोन आए तो उन्होंने कहा यार दो अलग अलग चीज़ करेंगे तो मोबाइल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक ही में उन्होंने क्या डाल दिया, डिस्प्ले भी कर दिया, और उसी को कहा कि टच स्क्रीन भी इसी के अंदर है, यहीं से तुम नंबर वंबर लिख सकते हो, जो करना चाहे कर सकते हो। और क्या है भाई, और एक चीज जान लेना, जितने भी ऐसे कंप्यूटर वाली चीजें होती हैं इनके अंदर तुम लोग नाम सुने होंगे, एक चीज हमेशा होती है क्या, क्या, मदरबोर्ड। कई बार मोबाइल वाला तुमसे बोलेगा आपका मदरबोर्ड क्या हो गया, खराब हो गया, या लैपटॉप वाला बोलेगा, या टीवी वाला भी बोलेगा, मदरबोर्ड बोलेगा। पूरा हार्डवेयर जिसके ऊपर है, अगर अब तो बदल गया, नहीं पहले की अगर टीवी या पहले की चीज़ें देखो तो एक प्लास्टिक की क्या रहती थी, प्लेट सी रहती थी, उसमें छोटे छोटे क्या रहते थे, छेद रहते थे, और उन्हीं में सारी चीज़ें क्या की जाती थी, सेट की जाती थी। तो वो क्या था, एक बोर्ड था ना जिसमें सब सेट कर रहे हो, उसी को बोलते थे क्या,
मदरबोर्ड। क्या बोलते थे? मदरबोर्ड। तो ये भी क्या है? हार्डवेयर, एक बोर्ड है। अच्छा, और तुम्हारे मोबाइल में क्या होता है भाई बताओ? मोबाइल अगर देखोगे तो उसके अंदर छोटी सी एक चीज दिखाई देगी जो क्या है? रैम। तो ना मोबाइल लिखा रहता है ना 8 GB रैम, 16 GB रैम, 4 GB रैम, वो भी हार्डवेयर है यार। अगर मोबाइल से निकालने चाहोगे तो हाथ में उठा के देख सकते हो, पता चलेगा ये जी क्या है? रैम। और क्या होता है मोबाइल में बताओ? हैं? सिम तो वो तो ठीक है, अलग से डाले, चलो बिना सिम के भी तो मोबाइल चलते हैं। तो हाँ बैटरी है, ठीक है। और बताओ? अच्छा हाँ, स्टोरेज। स्टोरेज को जनरली लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी ना? मेमोरी ना कहते हैं ना, मेमोरी कार्ड लगा दिए, इसमें इतनी मेमोरी है, ये 64 GB है, ये 128 GB है, वो क्या है? उसकी मेमोरी। वो भी निकालोगे दिखाई देगी यार, चाहे 32 GB की लेते थे मेमोरी कार्ड, तो छोटा सा ही सही दिखता तो था हाथ पे कुछ, तो वो भी क्या है? हार्डवेयर। और क्या होता है मोबाइल में? हर डब्बे पे लिखा होता है। मेन चीज़ तो तुम लोग भूल ही रहे हो। अरे आता नहीं है, इसमें फलाना CPU है, स्नैपड्रैगन है, 2.2 है, ये है वो है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, उसका असली ब्रेन तो कौन है? CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा प्रोसेस वाला काम यही करेगा। एक है मेमोरी, एक है रैम। रैम का भी फुल फॉर्म है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सब चीजें एक डिवाइस में होनी चाहिए। और एक मिनट, ये तो हो गया मोबाइल का हार्डवेयर। आ जाते हैं अब क्या? लैपटॉप का हार्डवेयर। इसमें क्या है? चलो इसमें भी क्या है? बैटरी है, प्लस डिस्प्ले है, प्लस टच स्क्रीन नहीं है, इसकी जगह इसमें क्या है? कीबोर्ड है, इसकी जगह और क्या है? हाँ, मदरबोर्ड, रैम, मेमोरी, CPU। ये 4 चीज तो इसके पास भी है। क्या मिसिंग है इसके पास? टच स्क्रीन नहीं। अच्छा, हार्ड डिस्क बोल रहे हो ना? अब तो ये भी सुनो, तो ये लिख दे रहे हैं पहले। मतलब स्टोरेज का मतलब क्या होता है? चीज़ों को क्या करना, जैसे पिक्चर है, फोटो है, सब स्टोर होती है ना मोबाइल में या लैपटॉप में। तो स्टोरेज को स्टोर करने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी या इसका असली नाम है क्या जानते हो? इसका असली नाम है रोम। मतलब क्या? रीड ओनली मेमोरी। इसी के और पर्यायवाची हैं, जैसे तुम्हारे हमारे यहाँ पर्यायवाची हैं, वैसे इनके यहाँ भी चलते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं क्या? हार्ड डिस्क। कोई अलग चीज़ नहीं है। आजकल नए जब लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें नया वर्ड आ रहा है क्या? SSD। तो बतिया एक है घुमा फिरा के, चाहे मेमोरी बोल लो, चाहे रैम बोल लो, चाहे हार्ड डिस्क बोल लो, चाहे क्या बोल लो, SSD। क्या करें? ग्राफिक्स कार्ड अलग है। अब देखो वही कर रहे हैं ना लैपटॉप में। और क्या हो सकता है? अभी देखो सारे हार्डवेयर तुम नहीं लिखे, जैसे इसी में। और क्या होगा बताओ? मोबाइल पे बात करते हो ना, तो एक माइक तो तुम्हारी बात लेता है, अंदर जाके देखोगे छोटा सा माइक भी सेट होगा ना यार, वो भी क्या है? हार्डवेयर है। अभी देख रहे हो, वो भी क्या है? हार्डवेयर है। तुम्हारी बात जो सुन रहे हो, एक स्पीकर भी तो लगा है, वो भी क्या है? हार्डवेयर है। और वो मोबाइल में भी है, और कहाँ है? लैपटॉप में भी। चार्जर तो अलग से हो गया चार्ज करने के लिए, वो कोई लैपटॉप या मोबाइल का पार्ट नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन जो भी कहो, चार्जिंग का जैक या जो भी कहो, सब कुछ जो है इसके अंदर वो किसका पार्ट है? हार्डवेयर का। ठीक है, तो भाई अब समझ में आया कि हर मोबाइल में या हर लैपटॉप में। और अच्छा तुमको और एक चीज़ बता दें, और हार्डवेयर की बात करें, जैसे अभी जाओ एक कोई थोड़ा महंगा 30-35 हज़ार का वो लेके आओ, फ्रिज लेके आओ। उसमें भी तुमको कई फीचर्स मिलेंगे। आधा घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, कोई चीज़ जमने लगेगी तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या कर देगा? वो बढ़ा देगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कर देगा। ये सब इतना बुद्धिमान आजकल के फ्रिज और TV ये चीज़ें हो गई है कि नहीं हो गई? कैसे? वो भी एक, उसमें भी एक कंप्यूटर है। जो तुम्हारा फ्रिज है उसके अंदर तुम कहोगे सर जी हम तो नहीं देखे, कंप्यूटर है। और उस कंप्यूटर के बाद चलो लिख देते हैं, अगर हम किसकी बात करें? फ्रिज की।
आजकल महंगे फ्रिज आ रहे हैं, उनमें भी अंदर कंप्यूटर एक है। अब लेकिन तुम कहोगे सर जी उसमें तो टीवी जैसा कुछ नहीं दिखता, तो जरूरी है डिस्प्ले होगा तभी कंप्यूटर है? नहीं भाई, कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाते हैं ये 4 लोग, असली चीज ये लोग हैं। कौन? मदरबोर्ड, रैम, मेमोरी और क्या? सीपीयू। तो ये 4 चीज उसी फ्रिज में है। उस फ्रिज के अंदर भी देखोगे कहीं इधर उधर 3-5 खोलोगे उखाड़ोगे तो निकलेंगी चीजें। आजकल फ्रिज में, एसी में, और यहाँ तक कि ये जो तुम्हारे फैंस लगे ये भी तो रिमोट से चलने वाले फैन है, ये भी तो रिमोट से चलने वाले फैन है। इनके अंदर भी देखोगे तो तुमको छोटी सी चिप दिखाई देगी। और ये सीपीयू है, रैम है, क्या होते हैं यार? कुछ नहीं। अगर देखोगे तो वही छोटी छोटी क्या होती हैं, अच्छे। अच्छा, इमेजेस देखते हैं। ये देखो, यही तो है, ये देख नहीं रहे हो? ये यही क्या है? यही है। ऐसे ब्लैक कलर का होगा, ये देखो है, छोटे छोटे ऐसे इसके पैर जैसे होंगे, और बोर्ड के ऊपर ये क्या होगा? लगा होगा। ये सीपीयू है, ये भी एक चिप है, रैम में भी चिप है, हार्ड डिस्क में भी क्या है? चिप है। हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या? चिप वर्ड यूज करते हैं। तो ये ऐसे ही होते हैं। देखो और देख लो रैम कैसा होता है। ये देखो, ये रैम है ना, ये लैपटॉप की रैम ऐसी ही होती है, निकाल के देखोगे दिखाई देगी। इसमें देखो हरे रंग का ये समझ लो है, उसके ऊपर ये काले काला दिख रहा है ना, ये इसी का सारा खेल है ना। ऐसे ही तुम SSD या कुछ भी देखोगे तो बस यही होगा, सब कुछ ऐसा ही है। एक प्लेट, उसी के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं तुमको, असली चीज यही है। और वो तुम वही कह रहे ना, फ्रिज में, एसी में, कार में, कार तक में देखोगे तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो एक हार्डवेयर का आइडिया लगा। हार्डवेयर क्या होता है? अभी हम लोग को ये भी समझना बाकी है कि इनका काम क्या है। तो लेकिन पहले ये बताओ, आइडिया लगा या नहीं लगा? ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, कंप्यूटर बनाने वालों ने जब बनाया कंप्यूटर तो ये चीजें बनाई ना, तो जरा इनको जिसे कहते हैं ना इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि क्या बनाना है और कैसा बनाना है? पहले तो ये सोचो, कंप्यूटर से हम वो काम करवाना चाहते थे जो हम लोग खुद करते थे, जैसे कुछ गुणा भाग या तरह तरह के काम जो लैपटॉप पे हम लोग पहले हाथ से करते थे या बात करके करते थे, वही चीज़ें हम लोग किससे करने लगे? अब कंप्यूटर से करने लगे। तो अच्छा, अब जरा अपने दिमाग की बात करो। हम अपने दिमाग की बात करते हैं, सबके अपने। तो हमारे दिमाग में भी 3 हिस्से हैं, कभी ध्यान दिए? हमारे दिमाग में बेसिकली 3 हिस्से हैं। एक, जैसे अगर हम तुमसे बोलें कि 10 और 15 जोड़ने पे कितना आएगा, बताओ। 25 बताए। तुम सोच रहे हो कि बस दिमाग में आया और दिमाग में था, हमको पता, हम सीखे थे तो हम 25 क्या कर दिए, बोल दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जब हमने बोला 10 और 15 क्या होता, तो अपने दिमाग में पहले तुम ले गए 10 को और कहाँ? 15 को। कहाँ ले गए? दिमाग में। दिमाग के जिस हिस्से में तुम 10 को और 15 को रखे वही तुम्हारा रैम है। वही तुम्हारा क्या है? रैम है, जो करंट चीजों को लेता है। तुम ऐसे हवा में थोड़ी बोल दिए 25, क्योंकि 10 सुनने के बाद अपने दिमाग में रखे कहीं ना, 15 कहीं रखे ना, दिमाग के जिस हिस्से में रखे वही क्या था? रैम था। इसके बाद हमने बोला तुमसे जोड़ दो 10 और 15 को। अब असली लॉजिक लगाने का काम किसका है? सीपीयू का। तो तुम्हारे दिमाग में एक पीछे हिस्सा और है जो लॉजिक लगाता है। वो 10 उठाया, 15 उठाया, जोड़ना उसने सीखा है। वो लॉजिक लगा के 10 और 15 को क्या किया? जोड़ा, और आंसर क्या पाया? 25। इसके बाद 25 आ गया तुम्हारे दिमाग में आंसर। इसके बाद तुम्हारा समझ लो ये स्पीकर ही है, तो उससे तुमने क्या किया? बोल दिया, आंसर जी क्या आया? 25 आया। अभी आधे घंटे बाद तुमसे पूछें
कि बताओ क्या जोड़ने को दिए थे, तो बता दोगे ना। मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन कहीं जाके स्टोर भी हो गई है। अभी हम तुमसे 10 मिनट बाद पूछे क्या जोड़ने को बोले थे बताओ जी, तो तुम कहोगे सर जी आप 10 और 15 जोड़ने को बोले थे। तो कहीं जाके स्टोर भी कर रहे हो। जैसे कहाँ स्टोर कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में यादें भी तो स्टोर होती हैं, इसी की तो इंग्लिश मेमोरी होती है। तो हमारे दिमाग के भी 3 हिस्से, एक रैम है जो जो सामने दिखता है उसको क्या करता है, सबसे पहले लेता भी कहाँ से है। अब जैसे हमने इनसे बोला 10 या 15, 10 और 15 जोड़ो, तो इन्होंने पहले इनपुट लिया। कहाँ से इनपुट लिया, सीधे दिमाग में नहीं, कान से। पहले इन्होंने इंफॉर्मेशन सुनी मेरी और कहाँ गई, इनके कान में गई, कान से फिर वहाँ कहाँ गई, रैम में गई ना, रैम में गई। दिमाग के उसमें 10 और 15 इन्होंने रखा, फिर सीपीयू एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया, 10 और 15 को क्या किया, जोड़ा, जोड़ने का लॉजिक लगाया। अगर उसे सही जोड़ना आता होगा तो उसने क्या बोला फिर 25, लेकिन ये बात दिमाग में स्टोर भी कर ली। 1 घंटे बाद पूछेंगे या कल पूछेंगे बताओ कल क्या जोड़ने को बोले थे, तो बोल दोगे क्या 25। तो अब यही देख लो, वो हिस्सा जहां हम चीजें रखते हैं जोड़ने घटाने गुणा भाग या कुछ करने के लिए, वो क्या है, रैम है। जो जोड़ता घटाता है वो कौन है, सीपीयू है। और फिर जहां जानकारी जाके परमानेंट क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, वही क्या है, हार्ड डिस्क है या मेमोरी है। और सेम ऐसा ही यहाँ भी है, सेम ऐसा ही लैपटॉप में है तुम्हारे, रैम है। रैम क्या करेगा, तुम्हारी करंट चीज़ों को लेगा, सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और हार्ड डिस्क में चीज़ें क्या हो जाएगी, स्टोर। क्लियर है ये। अच्छा एक चीज़ और, इसी बात को ढंग से समझो अभी, कि जैसे हम बता रहे हैं ना कि ये क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। अब अच्छा एक चीज़ और करते हैं अभी। अच्छा हम तुमसे पूछे कल क्या पूछे, कल क्या पूछे, तो वो जानकारी कहाँ रखी है, रैम में ना 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 ना, रैम में नहीं है वो जानकारी, कहाँ रखी है, स्टोरेज में, मतलब हार्ड डिस्क या मेमोरी में रखी है। यादों में तुम्हारी वो बातें हमारे दिमाग में, इसलिए तो 3 हिस्सा है, एक यादें स्टोर करता है, एक लॉजिक लगाता है, प्रोसेस करता है, और एक करंट जो भी इनपुट या जो चीज़ें मिलती है उसको रखता है। समझ रहे हो। तो अगर हम तुमसे पूछे कल क्या पूछे थे, तो चीज़ कहाँ स्टोर है, मेमोरी में। तो तुम दिमाग को जोर डालोगे, सीपीयू से बोलोगे, सीपीयू जाएगा तो वो प्रोसेस करेगा, वो जाएगा तुम्हारी यादों में से खोज के वो जानकारी ले आएगा, और ले आने के बाद उसको कहाँ रख देगा, रैम पे। कहाँ रख देगा, रैम पे। और फिर तुम्हारे रैम में आ गया तो तुम्हारे दिमाग पता चला, तुमको फिर क्या हुआ, जब तुम्हारे सेंस में बात आई तब तुमने मुंह से बोला कि सर जी आप क्या दिए थे, 10 और 15। और देखते हैं, जैसे चलो एक काम करते हैं, एक फिल्म ले आते हैं, मान लो एक क्या ले आते हैं, एक फिल्म कहीं से क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, या कहीं पेन ड्राइव से लेके इसमें कॉपी करते हैं। तो जो वो पेन ड्राइव जो फिल्म है हमने इसमें कॉपी करके या डाउनलोड कर दिया, तो डाउनलोड होके कहाँ गई, यही इसी लैपटॉप में कहीं सी ड्राइव डी ड्राइव होता है ना। लैपटॉप देखो कैसा होता है, यही तो लैपटॉप है, दिस पीसी, पीसी के अंदर क्या है, सी ड्राइव है, इसी के अंदर कुछ नहीं होता यार, फोल्डर, जैसे तुम्हारा मोबाइल नहीं वैसे तो ये भी है, फोल्डर है, फोल्डर के अंदर क्या होती है, फाइलें होती है ना। तो अब जैसे सपोज करो एक पिक्चर हम डाउनलोड किए, तो पिक्चर कहाँ गई, नहीं सी ड्राइव डी ड्राइव कहाँ गई, वो कहाँ गई, हार्ड डिस्क में गई, मेमोरी में गई। पिक्चर स्टोर कहाँ होती है, मेमोरी में। इसके बाद अब उसी पिक्चर को हमने क्या किया, डबल क्लिक किया, तो उस पिक्चर को हार्ड डिस्क से निकाल के चलाने की, ले आने की जिम्मेदारी, चलाने के लिए प्रोसेस करने की जिम्मेदारी किसकी है, सीपीयू की। और जिस जगह वो पिक्चर चलेगी वो क्या होगी, रैम। मतलब तीनों मिल के काम करते हैं एक तरह से। अभी हम तो इसे मान लो तुमसे हम कहें कि 15,700 का 19,700 में गुणा करो, बताओ क्या हो। तुम कहोगे अब तुम्हारे यहाँ क्या दिक्कत है, 15,700, अब तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, तुम कहोगे यार तुम्हारा रैम सीपीयू इसमें क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम ये बोलते 17,779 है गुणे 15,05,595। अब इतनी चीज सुनोगे तो पहले कहाँ ले जाओगे, कान से लेके रैम में ले जाओगे,
लेकिन अब हम लोग क्या होगा, इतना बड़ा नंबर प्रोसेस हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी रैम क्या है, लिमिटेड है। तो इसीलिए तुम क्या मांगोगे, कहोगे क्या ले आओ सर जी, एक कॉपी और क्या दे दो, पेन। तो वही कॉपी पे लिखोगे ना 17,05,000 इतना, 15,00,000 इतना, तो वो एक स्लेट या एक कॉपी चाहिए कि नहीं, जहाँ तुम लिखोगे। तो वही स्लेट या वही कॉपी क्या है, रैम। इसके बाद तुम अपना दिमाग लगा के पूरा करोगे कि नहीं करोगे, वही काम क्या है, सीपीयू है। तो कोई भी चीज करनी है तो वो हमेशा कहाँ होगी, रैम पे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास गोडाउन भी है, शोरूम भी है, और बैठा मान लो दुकानदार है, वही समझ लो सीपीयू है। वो शोरूम, वो जो बाहर जो इसको जहाँ पे चीज़ें प्रोसेस कर रहा है, जहाँ से ले दे रहा है, वो क्या है, वो रैम है। वो जो काउंटर है वो रैम है जहाँ पे, और जहाँ से चीज़ आ रही है गोडाउन से, वही क्या है, उसका स्टोरेज है, या उसका क्या है, मेमोरी। तो कोई भी चीज़ होगी चलने के लिए, या कोई भी सामान बिकना होगा तो गोडाउन से सीधे नहीं बिक जाएगा। जो आदमी वहाँ बैठा है वो गोडाउन से ले आएगा, कहाँ, काउंटर पे लाएगा कि नहीं लाएगा, वही काउंटर क्या है, रैम है। वही वो जो है क्या कहते हैं, गोडाउन है, वो क्या है, हार्ड डिस्क या मेमोरी है। और वो जो आदमी बैठा है, जो ये दिमाग लगा रहा है, वही क्या है, सीपीयू। बात समझ में आई। तो चीजें स्टोर कहाँ होंगी, हार्ड डिस्क या मेमोरी में, लेकिन चलेंगी कहाँ, रैम पे। और चलाएगा कौन, सीपीयू। अब वही है ना, पिक्चर देख ली, पिक्चर स्टोर डाउनलोड कर लिए, पिक्चर कहाँ गई, रैम में ना, मेमोरी में गई। तो जब डबल क्लिक करोगे तब सीपीयू उस पिक्चर को चलाएगा। जिस जगह चलाएगा वो जगह कौन सी होगी, रैम। आई बात समझ में। अच्छा, तुम लोगों ने ये चीज देखी होगी, रैम कितनी होती है अक्सर, 8 GB 16 GB ऐसे ही होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB 12 GB 16 GB। और लेकिन जो मेमोरी होती है वो भाई कभी क्या होती है, 164 GB, 128, 256, 512 या 1 TB। तो हमेशा जो हार्ड डिस्क है या जो मेमोरी है, उसकी साइज हमेशा बड़ी हो। भाई कोई भी दुकान देखो, गोडाउन बड़ा होगा, काउंटर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है कि रैम कितनी होगी, ऐसे 8 GB। अब जैसे मान लो गोडाउन में हम 500 सामान रखे हैं, तो क्या वो लोग मेरा वो काउंटर घेर रहे हैं, नहीं, उनका काउंटर से कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो वहाँ कहाँ पड़े हैं, गोडाउन में या मेमोरी में पड़े हैं। जिसको यूज करना होगा, जिसको बेचना होगा, जिसको जो करना, तो उसको निकाल के ले आएंगे, काउंटर पे रखेंगे। तो काउंटर पे बहुत चीजें नहीं रखेंगे, इसीलिए काउंटर की साइज क्या होगी, हमेशा लिमिटेड होगी, छोटी होगी। ऐसे तुम्हारे देखो इसमें चलता है। देखो भाई, देखो पिक्चर है, तुम अपने लैपटॉप में 1 TB का वो है, अगर एक पिक्चर 1 GB की है तो कितनी पिक्चर स्टोर कर सकते हैं, 1000। लेकिन 1000 पिक्चर क्या सारी इकट्ठे देखोगे, एक बार में तो एक पिक्चर देखोगे ना। तो इसीलिए हार्ड डिस्क हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन जो रैम होगा वो क्या होगा, क्योंकि रैम का काम सब कुछ स्टोर करना नहीं है, जो स्टोर है उसको चलाना, उसको चलाने के लिए वो जगह प्रोवाइड करता है। उसको चलाने के लिए क्या करता है, जगह प्रोवाइड करता है, वही क्या है, रैम। क्लियर है ये बात, तो अब समझ में आया कुछ, रैम। अच्छा, यही देखो, अब जैसे मान लो ये हमने खोला, गूगल क्रोम पहले नहीं खुला था, जब तक नहीं खुला है तब तक कहाँ है, जैसे मान लो इसको बंद कर दो, गूगल क्रोम कहाँ है अभी है मेमोरी या हार्ड डिस्क में। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब ये जो चीज खुली है, ये कहाँ, किस जगह खुली है, रैम पे। और इसको खोलने वाला कौन है, सीपीयू। इसीलिए तो देखो एक एक खोल दिए,
अब रैम तुम्हारी है अभी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही काम करते जाओ, कंट्रोल एन करके नया नया क्या करते जाओ, खुलते जाओ। एक टाइम आएगा एक क्रोम खुला, 2 क्रोम खुला, सब, लेकिन जो खुलेगा सब कहाँ खुलेगा? रैम पे। पहले उसी रैम पे मान लो 8 GB की रैम है, पहले क्या खुला? क्रोम खुला, फिर उसी में दूसरा क्रोम भी खुल गया, फिर उसी में क्या खुल गया? तीसरा। देखो हम बंद तो कर नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम बंद तो कर नहीं रहे हैं, हम बस क्या कर रहे हैं? नया नया क्या करते जा रहे हैं, ऐसे ओपन करते जा रहे हैं। देखो अभी कितने ओपन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 खुले हैं। कहाँ है ये 9 के 9? रैम पे। रैम में जाके लोग जगह ले रहे हैं। अब ऐसे खोलते जाओ 100 150 क्रोम, 200 250 300 क्रोम खोल दोगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रैम भर जाएगी। क्योंकि सबको खुलने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। मतलब वही कह रहे हैं, वो मैदान जहाँ खेल होगा वो कौन है? वो रैम है। जैसे तुम लोग देखते हो कोई वो चल रहा हो, कोई स्टेज शो चल रहा हो, तो जो स्टेज है जहां वो डांस करेगा वो क्या है? रैम। बैक स्टेज जहां सारे कलाकार बैठे हैं वो समझो क्या है? उसकी हार्ड डिस्क है। और जो डांस करने का लॉजिक है वो क्या है? CPU। तो डांस परफॉर्म करना होगा तो कहां आना होगा? हमेशा स्टेज पे आना होगा ना। वही स्टेज क्या है? रैम। क्लियर है ये? तो इस तरह से अब एक चीज और देखते हैं जरा, तब हम लोग जरा ये भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जब हर जगह हर, जैसे हम रैम की बात करते हैं तो अक्सर रैम सुनते हो कि कितना क्या है। जैसे इसी लैपटॉप में देखें तो रैम कितना है? 8 GB। कैसे चेक कर सकते हो? कैसे चेक कर सकते हो ये देखना सब। यहाँ लिखा है दिस PC ना, इस पर राइट क्लिक करना। क्या करना? राइट क्लिक। तो यहाँ से आएगी क्या? प्रॉपर्टीज। यहाँ दिखेगा सब कुछ, बता रहा है क्या? स्टोरेज में कितनी जगह है इनके? 238 GB। रैम कितनी है? 8 GB, है ना। प्रोसेसर वही CPU। प्रोसेसर का मतलब वही क्या? CPU। कौन है? इंटेल कोर i7-86, मतलब वही क्या? 8th जनरेशन। ठीक है। तो अब तुम लोग एक चीज़ देखे होगे, हर चीज़ कंप्यूटर में कहाँ किससे होती है? हर चीज़ ऐसे कुछ होगी, GB, MB, KB, इस तरह से बात होती है। ठीक है। अब पहले इसका मतलब भी समझ लेते हैं। एक अगर GB है तो इसमें होते हैं 1024 क्या होते हैं? MB। और एक MB में 1024 KB। एक KB में 1024 बाइट, और एक बाइट में 8 बिट। जैसे हम लोग क्या नहीं चलता यार, एक मीटर में 3 फीट होता है, 100 मीटर 1000 मीटर मिल जाए तो किलोमीटर बन जाता है ना। 3 किलोमीटर मिल जाए तो क्या हो जाता है, या 1.6 किलोमीटर माइल बन जाता है, मील बन जाता है। इस तरह से नहीं चलता हमारा सिस्टम, वैसे इनका भी है। अभी लोगों ने कैसे रखा है? एक बाइट है, देखो 8 बिट मिलेंगी तो क्या बनाएंगे? एक बाइट। फिर 1024 बाइट मिलेंगी तो क्या बनाएंगे? एक KB। 1000, अब देखो एक के, अच्छा KB क्यों है? KB का फुल फॉर्म क्या है? किलो बाइट। किलो दुनिया में पहले से वर्ड इस्तेमाल आता है किसके लिए जानते हो? 1000 के लिए। क्या? जैसे क्या? 1000 के लिए। ऐसे ऐसे भी होता है यार, लोग पूछेंगे तुमसे कितनी सैलरी है तुम्हारी, तो लोग बोल देंगे ऐसे 45K, मतलब 45 किलो। यहाँ किलो वाली बात नहीं हो रही कि पैसा किलो से गिना जाएगा। K का मतलब क्या होता है? एक जनरल स्टैंडिंग में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग में 1000। क्योंकि किलो वर्ड भी तो 1000 के लिए, 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम, या 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, ऐसे होता है कि नहीं? तो वैसे इन लोगों ने वर्ड हम लोग यूज करते हैं के का मतलब वही किलो। 1000 एक के, फिर 1024 बाइट मिलेंगे तो बनेगा क्या? 1 किलो बाइट। फिर 1024 किलो बाइट मिलेंगे तो बनेगा क्या? 1 MB मतलब मेगा बाइट।
और 1024 मेगाबाइट मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक 1 TB। जैसे ये देखो, जैसे सर 1024 MB मिलके क्या बनाएंगे? 1 गीगाबाइट। और 1024 GB मिलके क्या बनेगा? 1 TB। अब टेराबाइट, 1024 TB मिलके बनेगा पेटाबाइट। ये टेरा है, वैसे ऊपर है क्या है? पेटा है, ठीक है, पेटाबाइट। तो ये इन लोग का क्या है? जैसे हमारे यहाँ बचपन में पैमाना था, हम लोग याद करते थे मिली, सेंटी, डेसीग्राम, ऐसे समझो इसका भी है, सेम ऐसा ही। क्लियर है ये बात? और कंप्यूटर में हर चीज़, जैसे इसीलिए देखो, अब रैम अगर 8 GB है तो उसके अंदर गुणा करोगे लगभग, अच्छा अरब, अब अरब वर्ड भी थोड़ा कम करते हैं। अरब कितना होता है? 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। वैसे तो पता है ना 1 अरब क्या होता है? 100। हम लोग कैसे गिनती गिनते हैं? अपना पहले नंबर सिस्टम भी समझते हैं। हम लोग कैसे गिनती गिनते हैं? हम इंडियंस, हम बात करते हैं 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। हमारी गिनती ऐसे चलती है ना, अंग्रेजों का नहीं चलता ऐसे। और चीज़ें तो हम अंग्रेजों की फॉलो कर रहे हैं, काम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमको उनका सिस्टम समझना पड़ेगा। उनके यहाँ भी 100 होता है, 100 को लोग क्या बोलते हैं? 100। फिर उनके पास क्या होता है? 1000। और फिर 1000 के बाद 10,000 नहीं बोलते, लाख वर्ड उनके यहाँ नहीं होता, लाख वर्ड हमारे यहाँ होता है। उनका हमारा पैमाना ऐसा चलता है कि 100,000 मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? लाख। 100 लाख मिलेंगे तो क्या बनेगा? करोड़। 100 करोड़ मिलेंगे तो क्या बनेगा? अरब। 100 अरब मिलेंगे तो खरब। वो लोग 100 का हिसाब नहीं लगाते, उनके यहाँ हिसाब 1000 का चलता है। मतलब उनके यहाँ, इसलिए देखो क्या होता है, उनके यहाँ नंबर होते हैं, उनके यहाँ होता है 1, जैसे उनके यहाँ भी क्या होता है? 100 होता है। और फिर अगर 10 100 मिल जाए तो क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 1000 वर्ड उनका है, उनके यहाँ भी 1000 वर्ड चलता है। लेकिन इसके बाद अगला वो लाख नहीं बोलेंगे। इनके यहाँ ऐसा नहीं कि 100,000 मिलाओगे तो कुछ नहीं बनता। इनके यहाँ जो करना पड़ेगा 1000 करना पड़ेगा। अब देखो, लिखो, अगर 100 क्या लिखे? सॉरी 100 नहीं, क्या लिखे? 1000 क्या लगाओगे? 1000 मतलब जैसे हम बोल रहे थे ना 1000 बार तो लाख बन रहा था। ये 100 बार का हिसाब नहीं लगाते ये लोग। कितने का बना? ये कहेंगे 1000 बार। और इसको वो लोग फिर इसलिए बोलते हैं, इनके यहाँ वर्ड चलता, सुने तो होगे, मिलियन। वो लोग इस तरह से बात करते हैं, ठीक है? वो लोग क्या बोलेंगे? मिलियन बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। अब मिलियन के बाद उनके यहाँ फिर करोड़ भी नहीं होता, उनके यहाँ वर्ड बिलियन होता है। अब बिलियन कैसे बनता है? जब 1000 क्या बन मिलते हैं? मिलियन मिलते हैं, तब बनता है क्या? 1 बिलियन, ठीक है? और फिर जब 1000 बिलियन मिलता है, जो मिलते हैं, अरे ऐड होते हैं, तब बनता है 1 ट्रिलियन। होता है ना, इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो एक याद रखना, 1 बिलियन हमारे 100 करोड़ के बराबर है। क्योंकि 10 लाख में 10 लाख को 1000 बार, 10 लाख में 1000 का गुणा करो तो कितना आएगा? 10 लाख में 1000 का गुणा करो तो कितना आएगा? 10 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़। फिर 10 का कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़। फिर 10 का करोड़ कितना हो जाएगा? 100 करोड़। तो 1 बिलियन का मतलब अगर अपनी भाषा में आ जाओ, देख समझ लो 1 मिलियन में क्या होता है। अब ये समझना है हमेशा आप लोग को, क्या? हाँ, 10 लाख। 1 बिलियन में क्या होता है अपनी हमारी भाषा में? 100। और 1 ट्रिलियन में ना ना ना, सोचो 1 बिलियन में 100 करोड़ है। 100 करोड़ गुणे 1000 करो कितना होगा? 1000 गुणे, हाँ ना, 100, हाँ करो। वैसे करें तो 1000 गुणे 100 करोगे तो आएगा कितना? अगर वैसे बोले तो बोल सकते हैं 1 लाख
जैसे कंपनियों का नहीं होता, इनकी वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ है, 7 लाख करोड़ है, वो यही है। एक ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? 1 लाख करोड़। ठीक है, 100 गुणे 1000 करोगे, हाँ क्या आएगा? 1 लाख करोड़ है। या और भाषा में बोलो, अरब में बोलना चाहो तो अरब में भी बोल सकते हो। एक तरह से देखो, 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ भी होता है, या क्या होता है अपनी भाषा में बोले तो क्या? 1 अरब। और अब इसमें बात वही देखेंगे, कुछ 100 खरब या कुछ आएगा किसके अंदर? 1 ट्रिलियन के। तो गिनती इस तरह से, तो अब याद रहेगी ये गिनती। अंग्रेजों की गिनती हजार हजार करके बढ़ती है, वो मिलियन बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन। और एक वर्ड तुम जब जान ही रहे तो एक वर्ड और भी यूज करो, वो लोग एक वर्ड और भी यूज करते हैं। $10,000 के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, क्या? 1 ग्रैंड। बोल रहे हैं 1 ग्रैंड तो समझ जाना वो क्या बोल रहा है, सामने वाला अंग्रेज क्या बोल रहा है? 10,000 बोल रहा है। वो लोग 10,000 को क्या बोलते हैं? ग्रैंड बोलते हैं। और फिर वही चलता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, फिर आगे और भी होते हैं, सेप्टेलियन, ऐसे ऐसे करके नंबर ही हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हर आगे वाला नंबर उससे 1000 गुना क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे हमारे नंबर 100 गुना बड़े होते हैं, इनके नंबर 1000 गुना। इनकी गिनती इस तरह से चलती है। तो भाई फिर वही कह रहे हैं, अगर इसकी करें तो 8 GB का मतलब है 8 अरब। इसके अंदर क्या होंगे? 8 GB की रैम है, तो मतलब 8 अरब क्या है? बाइट है। अगर अंग्रेजों की भाषा में बोले 8 बिलियन क्या है? बाइट्स। ठीक है। और अच्छा, एक बाइट, अगर ये तो बता दिया हम बाइट में, अगर लेकिन बाइट ही सबसे छोटा नहीं होता। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट, 8 बिट। तो अगर 8 GB की रैम है तो कर लो 8 टाइम 64। वैसे 8 से थोड़ा ज़्यादा होता है, गुणा करोगे तो कुछ इतना आएगा, क्या आएगा? 68 अरब क्या? बिट, या 68 क्या? बिलियन बिट्स। कंप्यूटर में सब ऐसे ही है। देखो तुम्हारी हर चीज जीबी है उसमें। जैसे देखो क्या रैम है, जीबी में होती है। हार्ड डिस्क जब भी दिख रहा था 238 GB ना। अब सोच लो वहां कितने बिट बाइट होंगे? एक जीबी में लगभग 1 अरब बाइट होता है। तो 238 GB में कितना हो जाएगा? 238 अरब बाइट। फिर अगर बिट में निकालना है सबसे छोटी इकाई, तो गुणे क्या कर दो? 8। तो 238 अरब गुणे 8 करो, कितना हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। वो हो जाएगा कि जाने एक बड़ा नंबर आ जाएगा ना, 2000 अरब बिट। तुम मुझसे सही, तुम्हारे हार्ड डिस्क में उतनी छोटी छोटी बिट्स हैं। और ऐसे ही तुम्हारे रैम में भी है, और ऐसे ही तुम्हारा CPU में। लेकिन CPU देखो, CPU का काम सिर्फ लॉजिक लगाना है ना, इसीलिए CPU GB में नहीं होता। CPU की साइज कभी GB में नहीं हो। ठीक है, चलो ये एक बेसिक आइडिया लगा कि नहीं? अब अच्छा एक चीज ये भी देखते हैं, कैसा होता है ये बाइट, कैसा होता है ये बिट या बिट बाइट, ये क्या है? तो और चीज देखते हैं, तुमको भी इसका भी एक अंदाजा लगेगा। है नहीं क्या एक्स्ट्रा? कोई बात नहीं।
बोलेगा क्या करना। इस पे अकाउंट तुम्हारा है, एक मिनट चलो जो हम इमेज दिखाते हैं। क्या हुआ? वर्क शीट परचेज। ये देखो यार, एक्सेल ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? ये दिखता है? ऐसा ही होता है एक्सेल सॉफ्टवेयर, समझ लो ऐसा ही होता है तुम्हारा रैम। इसमें एक खाने दिख नहीं रहे कि नहीं? ये देखो 1 2 3 4 5 6 8 10 ऐसे है कि नहीं? समझ लो सेम यही रैम है तुम्हारी, और जो एक एक खाना दिख रहा है वो एक एक बिट है। तो तुम्हारी रैम में ऐसे ऐसे छोटे छोटे, टोटल अगर ये 8 GB की रैम है तो 68 अरब क्या है खाने, या 68 अरब क्या है ब्लॉक्स हैं, या खाने बोलें या जो बोलना चाहे वो बोलें। ऐसे तुम्हारी हार्ड डिस्क है। जब हार्ड डिस्क की बात करते हैं कि 256 GB की क्या है हार्ड डिस्क या SSD है, तो उसके अंदर ही मान के चलो ऐसे ही 256 जितना बताए 256 गुड़े जो जो करना है करोगे तो खरबों खरब में आएगा। उतने छोटे छोटे क्या है खाने। तुम कहोगे सर हमने देखे नहीं है, लेकिन होते हैं। और रैम क्या है ये भी दिखा देते हैं, तो देखे थे ना हम ना। क्या देख देंगे रैम, तो राम की इमेज आ गई। ये देखो यही हो रहा है। ये जो ब्लैक 1 2 3 4 5 कितने वैसे 3 3 6 2 8 है ना, समझ लो ये 8 जो ब्लैक हैं इन्हीं के अंदर 8 GB की रैम है। ये इन्हीं के अंदर हर के अंदर 1 अरब छोटे छोटे खाने हैं। तुम कहोगे सच्ची साइज रैम कितनी बड़ी होती है, ये तो इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन हाँ यही तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है कि इतने छोटे उसमें 1 अरब बिट क्या है, 1 अरब क्या है बिट, सर 1 अरब बाइट है, 1 अरब बाइट है इसी के अंदर। और बाइट का मतलब बस यही जो दिख रहा है यार तुमको, ऐसे छोटे छोटे सिर्फ खाने। ऐसे ही तुम्हारे हार्ड डिस्क में भी है, ऐसे ही तुम्हारे किस में है CPU में, छोटे छोटे ऐसे क्या है खाने हैं। क्लियर है? तो इनका तुम्हें इनकी वो संख्या पता चली भाई। देखो ये इस अब तुमको हल्का सा विजुअलाइजेशन हुआ ना कि ऐसा ही होता। वही है, खाने आज ही नहीं थे, खाने पहले इन खानों की जगह बताए थे। जब कंप्यूटर नए नए बने थे तो इन्हीं खानों की जगह हुआ करते थे छोटे छोटे क्या बल्ब, छोटे छोटे क्या होते थे बल्ब। तो बताओ अच्छा अगर वो 10,000 खाने का अरेंजमेंट करना है तो 10,000 छोटे छोटे क्या लगाते थे बल्ब। और जबकि 10,000 बल्ब का क्या मतलब हुआ है बताओ, या 10,000 खाने का क्या मतलब हुआ। एक खाना मतलब 8 खाने मिलके बना क्या 1 बाइट। तो 10,000 बटे 8 करो कितना आएगा 1200, क्या आएगा 1200 बाइट। मतलब सोचो 1000 छोटा छोटा बल्ब बनाते तो ऐसा रैम रहती जिसकी साइज क्या रहती जानते हो 1 KB की रैम रहती, 1.2 KB। मतलब उस जमाने में आज के 40 साल पहले जब वो लोग कंप्यूटर 40 नहीं सॉरी 80-90 साल पहले जब नया नया कंप्यूटर वो लोग बना रहे थे, तो अगर वो लोग सोचो 10,000 अगर उनको 1 KB से कितना 1.2 KB की रैम चाहिए। आज तुम्हारे पास 8 GB की रैम, 1.2 KB की रैम के लिए उनको क्या चाहिए होते थे 10,000 छोटे छोटे क्या चाहिए होते थे बल्ब चाहिए। इसीलिए पहले कंप्यूटर खूब क्या हो जाते थे बड़े। अब सोचिए अगर हम नहीं यार 1.2 KB तो बहुत छोटी रैम हो जाएगी, जरा MB में कर दे, 1 MB की रैम कर लें,
एक एमबी का रैम करोगे तो उसमें पता चला क्या करोगे, 1000 का क्या करोगे गुणा, मतलब 10,000 गुणे 1 करोड़, 1000 करोड़ कितना होगा, 10,000 गुणे 1000 करोड़ कितना होगा, हो जाएगा 1 करोड़। मतलब 1 एमबी की रैम उस समय, अगर आज के 80-90 साल पहले उनको एक क्या चाहिए थी, सिर्फ 1 एमबी की ऐसा कंप्यूटर चाहिए था जिसके अंदर इतनी पावर हो, जिसकी रैम कितना हो, 1 एमबी की रैम हो, उसके लिए उनको 1 करोड़ बल्बों की जरूरत है। अब इतना भी छोटा छोटा बल्ब लगाओगे, इतना बड़ा बड़ा भी लगाओगे, 1 करोड़ बल्ब लगाओगे तो पूरा घर नहीं भर जाएगा तुम्हारा। इसीलिए कंप्यूटर, ये तो सिर्फ रैम की बात हुई, जो हार्ड डिस्क मेमोरी है क्या उसको नहीं चाहिए, वो भी तो बिट में ही बात कर रही है, उसको भी तो क्या चाहिए, छोटा छोटा क्या चाहिए, बल्ब चाहिए। तो मतलब अगर 1 एमबी की रैम और 100 एमबी का स्टोरेज चाहिए तो तुम्हें करोड़ों अरबों, जिसे कहते हैं ना करोड़ों और अरबों खरबों बल्ब ले आओगे, मतलब क्या 10-5 बीघे में बनाओगे तो बनता, आज के 80-90 साल पहले। आज हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं छोटी सी, इतनी बड़ी पेन ड्राइव कहते हैं 8 GB है, 4 GB है, स्टोरेज लिए यूज़ करते हैं कि नहीं। जब पहली पेन ड्राइव बनी थी वो KB में, MB में थी, शायद 1 MB की थी, 1955-56 में। उसका वजन 1 टन था, हजारों किलो उसका वजन था। क्या बनाने के लिए, एक पेन ड्राइव जो पहले बनी थी वो टन, उसका वजन क्विंटलों में था, टनों में था। क्योंकि तब वही है, बस टेक्नोलॉजी यही है कि इसी को और छोटे में करते चले, ठीक है, इसी को और छोटे में करते चले गए। और यही आगे भी हो रहा है। अभी 5 साल बाद और देखोगे तो क्या करेंगे, इतनी बड़ी रैम, जैसे देखो अभी, जैसे हम लोग 8 GB रैम ले रहे हैं, खरीदो, नेट पे मिलता होगा, जो सर्च मारे, हाँ चलो आ रहा है। जैसे मान लो 128 GB रैम, ये भी देखो ऐसे तो है, कोई ऐसे तो नहीं 128 है तो बहुत बड़ी हो जाएगी, सही लगभग क्या रहेगी, वही रहेगी, बस खाने उसमें क्या रहेंगे ज़्यादा, जितने ज़्यादा खाने उतनी ज़्यादा उसके पास प्रोसेसिंग की क्या है, पावर, ठीक है। और देखो वैसे 8 GB की रैम कितने की आती होगी, मेरे ख्याल से 8 GB की रैम नई 4-5 हज़ार की हो, ठीक है। अगर 8 GB की एक रैम ले रहे हो तो 8 GB की लेने जाओगे तो 6,000 की मिलेगी, 4 की 2 लेने जाओगे तो 3,500 में पा जाओगे। इतने में ही वो उतना दे रहा है ना, टेक्निकली वो उससे ज़्यादा क्या है, एडवांस है, इसीलिए उसकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। अब वही है ना, अगर 128 GB की रैम ढूंढोगे तो मेरे ख्याल से इसकी कीमत लाखों में होगी। कहा दिखा लो, 2,55,000, जबकि 8 GB वाली कितने की है, मान लो 3 हज़ार की है, 4 हज़ार की है, तो 16 चौका 64,000 में तो बन जाएगा ना मेरा 64 GB। लेकिन 64 GB का तुम्हें 128 या 128 में तो तुम्हारा बन जाएगा 1 लाख रुपए में, लेकिन 3 लाख ले रहे हैं, क्यों, इतने में ही तुमको उतना दे रहे हैं। और नहीं तो तुम 16 ठो लगाओ, फिर 16 लगने के लिए जगह भी तो चाहिए, तुम्हारी डिवाइस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना। क्लियर है ये बात। और अच्छा एक चीज़, तब हार्डवेयर के बारे में देख रहे हो तो एक चीज़ ये भी बात समझ, एक चीज़ और ये भी जानो कि सबसे मुश्किल क्या है, और ये अच्छा ये भी जान लो, ये हार्डवेयर जो है इनको बनाना और इनको डिज़ाइन करना इतना आसान काम नहीं, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। इंडिया में क्या, ये बहुत रेयर है, मतलब समझ लो अगर जरा सा भी कुछ इधर उधर हो जाए, जैसे अभी देखो ईरान वार चल रहा था, शिप्स बंद हुई, अपने आप यहाँ रैम के दाम क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि सब कुछ आएगा कहाँ से, बाहर से। और बाहर से भी पूरी दुनिया जानती थी कि जिसके हाथ में ये चाबी आ जाएगी वो तो सबको क्या करेगा, ब्लैकमेल करेगा ना, सबको क्या करेगा, ब्लैकमेल करेगा। इसीलिए ये जो चिप्स रैम और ये सब बनाने की चीज टेक्नोलॉजी है, ये एक देश में नहीं है, एक देश पूरा काम नहीं करता,
डिज़ाइन करने का काम अमेरिका में होता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन डेनमार्क में होता है। इसके आगे का कुछ वर्क फिर इधर आके ताइवान में होता है, तब चीज़ बन के जाती है, जिससे किसी एक के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे, कोई एक देश ब्लैकमेल करना, क्योंकि सब कुछ तो इसी पे चल रहा है। अगर कल से चिप की सप्लाई रोक दी जाए तो कोई भी देश घुटने पे आ जाएगा। चाहिए सबको ये, अब तो सबके लिए ज़रूरी है, हर चीज़ तो इसी पे है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इसीलिए ये चीज़ हर जगह क्या की गई है, अलग अलग। लेकिन फिर भी है, दादागिरी तो किसकी चलती है इसमें, अमेरिका की। जैसे देखो, जब चाइना ज़्यादा एडवांस चीज़ें करने लगा, तो ये सब चीज़ें, ये चिप्स बनाती कौन है, ये डिज़ाइन कौन करती है? जैसे अमेरिका में ये तुम्हारी कंपनी इंटेल है, लिखते हो ना कोर i5 से, कोर i पे देखो लिखा होता है इंटेल इनसाइड, इंटेल है। और मेन है एक कंपनी जो बहुत बाद में बनी, लेकिन इस समय बहुत बड़ी कंपनी, एनवीडिया। एक कंपनी क्या है, एनवीडिया ही सारे अब जो AI पे चल रहे हैं, AI को तो कैलकुलेशन के लिए और चीज़ें चाहिए, उसको और गुड़ा भाग करना है, तो उसको और जगह चाहिए, तो उसकी चिप्स कौन डिज़ाइन करता है, AI वाली, एनवीडिया। फिर बनती कहाँ है, डेनमार्क में आके, और फिर पूरी दुनिया में पे करते हैं, सप्लाई होती है। लेकिन देखो अमेरिका ने क्या किया, जो एडवांस वो थी चिप्स थी AI के लिए, उसकी सप्लाई अमेरिका के लिए क्या करती, उसे चाइना को क्या करती, रोक दी, कि जिससे इनका जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो क्या हो जाए, हाँ कम हो, मतलब वो आओ इतने जल्दी से हमारे बराबर ना आने। क्लियर है ये? लेकिन इस मामले में चाइना भी था, चाइना ये जानता था कि मेरे साथ ये लोग करेंगे ये काम जरूर। तो चाइना ने जितने लोग उस समय काम कर रहे थे अमेरिका, भाई अमेरिका में सब, अमेरिका का कोई नहीं है, अमेरिका में सभी बाहर के हैं। हाँ, सभी जो गोरे दिखाई देते हैं वो यूरोपियन है, जो ब्राउन दिखाई देते हैं वो हम लोग हैं, और या अरब वाले वहाँ जाके बसे हुए हैं, जो ब्लैक दिखाई देते हैं वहाँ के नहीं हैं, वो अफ्रीकन हैं जो वहाँ माइग्रेट करके अंग्रेज को काम करवाने ले गए थे, वो लोग हैं। वहाँ के भी लोग हैं लोकल, जो अमेरिका उसके हैं, वो जो मैक्सिको के लोग हैं, जो थोड़ा बहुत देखने में हम जैसे लगते हैं। तो अमेरिका में अमेरिकन नहीं है। तो जितने चाइनीज़ थे जो वहाँ क्या करने गए थे, हमें भाई चाइनीज़ काम कर रहे थे, तो जो वहाँ से रिटायर होते गए या जो होते गए, उन लोगों को इन लोगों ने क्या किया, चाइना वालों ने ज़्यादा पैसे का लालच देके सबको अपने देश वापस बुलाना क्या किया, स्टार्ट किया। फिर देखा डेनमार्क में उनकी जो मशीन बन रही थी, मशीन कुछ पुरानी हो गई, तो उसको क्या कर दिया गया, ऑक्शन में डाल दिया गया। चाइनीज़ लोगों ने क्या किया, दूसरी कंपनी के नाम से ऑक्शन में वो मशीन क्या की, खरीदी, और फिर स्टार्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग। सारे अपने जो इंजीनियर्स बुलाए थे, जो बाहर से हर जगह से जिनको बुलाया था, फिर वही कहते थे इसको खोलो और फिर इसको जोड़ो, खोलो जोड़ो, यही करवाए 5-7 साल। और अब सुनने में आ रहा है कि चाइना ने उसका प्रोटोटाइप क्या बना लिया, अब उसकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो मशीन बहुत बड़ी, मतलब तुमको लग रहा हो ना, वो जो छोटे छोटे खाने डिज़ाइन हो रहे हैं, सोचो वो सारा बहुत क्लोज सर्किट से सब आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिज़ाइनिंग है, सोचो इतनी बड़ी जगह में 100 करोड़ खाने बनाना, वो भी सब आपस में ऐसे जुड़े हुए कि एक साथ मिल के पूरा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कितना बारीक काम होगा ये बहुत ज़्यादा क्या है, बारीक काम। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब तुम्हारा क्या है, हार्डवेयर। क्लियर है? लेकिन एक बात और, तो क्लास ज़्यादा लंबी हो गई। एक बात और, कि ये जो तुम्हारा हार्डवेयर है, अगर मान लो इसी लैपटॉप में से विंडोज़ निकाल दें, तो तुम्हारे मोबाइल से एंड्रॉयड निकाल दें, तो कोई वैल्यू है उसकी? हार्डवेयर को फिर चाहिए। हार्डवेयर तो समझो एक मुर्दा चीज़, उसमें जान फूकेगा क्या, सॉफ्टवेयर। जैसे तुम्हारे मोबाइल में जान फूकता है क्या, एंड्रॉयड, तुम्हारे लैपटॉप में जान फूकता है कौन, विंडोज़। ये लोग क्या है, सॉफ्टवेयर। तो पहले हार्डवेयर की व्यवस्था करनी है, फिर उसमें क्या डालना, सॉफ्टवेयर। क्लियर है ये? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर हम बात करेंगे किसके बारे में।